मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं आफरीन की ये कहानी। मुझे खुदा ने सबसे जुदा बनाया। मेरी हाइट कम थी। मैं पतली दुबली होने के कारण लोगों में मजाक की वजह बनी रहती थी। लेकिन जब मेरी कमजोरी और मेरी हाइट को मेरी भाभी ने देखा तो उन्होंने रोज़ मुझे एक काली गोली देना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद मेरी उम्र 25 साल थी। मेरा नाम आफरीन है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना अभी बाकी थी। और मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम थी। हालांकि मेरे घर में सबकी हाइट रंग रूप एकदम ठीक थी, बस मेरी हाइट की कमी थी। इस वजह से जो भी हमारे घर रिश्ता लेकर आता वो मेरी हाइट को देखकर वापस चला जाता था। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अम्मा इसी वजह से परेशान रहती। फिर अम्मा ने भाई की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बहुत बुरी भली कहने लगा था। माँ ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, पहले बेटे की शादी कर देती हूँ, बहू घर आएगी तो कोई नया रिश्ता भी हाथ लगेगा। और फिर माँ जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बहुत ही खूबसूरत गोरी चिट्टी लंबी लड़की थी। उन्हें तो जो देखता वह ठंडी आहें भरता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा भी लगा था। थोड़े ही दिनों में मेरी और भाभी की दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उनकी हाइट और उनके गोरे रंग का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है ना ही मेरी हाइट कि कोई मुझे नज़र भर के भी देखे। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। वो बोली कि तू अभी तैयार हो जा, हम डॉक्टर के क्लिनिक पर चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सब यही कहते थे कि तू रोटी क्यों नहीं खाती, कॉम्प्लेन पिया कर तो तेरी हाइट ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे उसमें बैठने को कहा और बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक पर लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे के बाद क्लिनिक पर पहुँचे थे, मगर मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। बस मेरी जैसी कुछ औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थी और कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगे जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा और फिर वो मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। इसमें तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। वो मुझसे कहने लगी तुम्हारे हाइट को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर के किस चीज़ की कमी की वजह से तुम्हारी हाइट रुकी हुई है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप उस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई परेशानी हो। मैंने फ़ौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद खुदा जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में आवाज़ सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में आ गई हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी।
पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझे में कोई बदलाव नहीं आया था और ये काम तकरीबन 5 से 7 मिनट का था और फिर मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। वह बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का होता है जिनको कोई बच्चे वगैरह होते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास तरह का पानी लगाया जाता है और वो मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कैसा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे ही हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। वो बोली कि तुम्हारी हाइट कब से बढ़ना बंद हो गई थी, मतलब किस उम्र से तुम इतनी पतली दुबली और नाटी हो और खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी पूछताछ पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी हाइट बढ़ भी जाएगी या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया और ख़ुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल बहुत अजीब लग रहा था कि मैं वहाँ खड़ी रहूँ। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें सुनाई पड़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की उस औरतों से दोस्ती थी या वो उसे पहले से जानती थी, क्योंकि उन दोनों की हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। खैर, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वह कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं भाभी के पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फ़ौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। सारे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वो गुमसुम ही बैठी रही थी। शायद वो शब्द को इकट्ठा कर रही हो मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुँचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और उसे वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ पता हो और मुझे कुछ बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए बात सुनिए। फिर भाभी ने उसे झटक कर वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरी हाइट बहुत कम थी और उसके लिए भाभी को ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय सीधे कमरे में चली गई। मैं भी पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझसे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर ही पागलों की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं उसी तरह अलग अलग सोचती रही। मैं अपने कमरे में आ गई। तभी माँ ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। वो मेरे गले लगकर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी नंद है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी का रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर दिए और बोली, ले जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी अभी तो तुम मुझे इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए और पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई। मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम अच्छा खाना पीना खाओगी तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। और हाँ, उस डॉक्टरनी ने तुम्हें दवा दी है, उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा क्या वाकई में मुझे तो लगता था कि इसमें आपसे कोई ख़तरे की बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता।
मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी के ऐसे रिएक्शन देखकर मैं डर जाती, मगर फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कि कब मेरा बड़ा भाई घर पर आ गया। मैंने और भाई ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब के बीच में अपनी दवा के बारे में भूल ही गई। फिर सब कामों से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी बोतल थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, यही वो दवा है जो उस डॉक्टर ने मुझे दी है। इससे क्या होगा भाभी, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। नहीं, इसी से तो असर होगा, ये बहुत असर करने वाली दवा है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें काले रंग की गोलियां थी। भाभी ने मुझे बताया कि इन गोलियों को रोज एक खा लेना और सो जाना। मैं सुबह उठूंगी तो मेरी हाइट बढ़ने के लिए मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 की ली है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना। इसकी एक एक गोली बहुत कीमती और फ़ायदेमंद है। हर रोज़ एक गोली खाते रहना। मैं भाभी की बात सुनकर उनकी बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो, तुम इस गोली को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मैं अब चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जिस पे कुछ भी नहीं लिखा था और ऐसा लगता था जैसे कि वो हाइट बढ़ाने की दवा नहीं बल्कि जहर की गोली हो। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस गोली को खाने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर से सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश आदमी सोता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे माँ ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया था। माँ की आवाज़ सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान ही रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी हल्की फुल्की गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ की मुझ पर नज़र पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? माँ के कहने पर मैं खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे अंदर से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे कोई चूहा सड़ गया हो। ऐसी बदबू आ रही थी जिसे सूंघा भी नहीं जा रहा था। वह तो खुदा का शुक्र है कि मैंने उस बदबू को खुद ही महसूस करके नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे नहा धोकर अपना आप तरोताज़ा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि दवा खाने से पहले मेरे मुंह से और जिस्म से कभी बदबू नहीं आती थी, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ हुआ था जिसका सर पैर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ता करने गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वह बोली कि तुम्हें रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी को ये भी नहीं बता सकती थी कि रात को बहुत नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि माँ भी बैठी हुई थी और हो सकता था कि माँ मुझे इस बात पर डांटती कि तुम अपनी भाभी के साथ अकेली क्लिनिक पर क्यों गई थी। ये यूं मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। वह बोली कि देखो आफरीन, हाइट एकदम नहीं बढ़ा करती, तुम्हें कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ेगी। इसको लगातार तुम्हें खाना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम जो जानती हो, तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं होती। देखने में बच्ची लगती हो और चेहरा मुरझाया हुआ सा है।
ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी आपको जो भी टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी हाइट का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया हुआ था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने फिर उसी तरह के एक रिक्शे को बुलाया, वो मुझे लेकर उसी क्लिनिक में चली गई। मैं इस बार सब कुछ जान चुकी थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर कुछ मिनटों में डॉक्टर आ गई। फिर उनके आते ही मैंने उन्हें सलाम किया और वो बोली, अरे वाह, तुम तो सेहतमंद नज़र आ रही हो और हाइट भी कुछ पहले से ज़्यादा लग रही है। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा था कि मैं सेहतमंद और लंबी लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उसे वो कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में ये कपड़े चेंज करके आओ, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरा कुछ चेकअप होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज़ नहीं थे। हैरत भरी नज़रों से मैं भाभी और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज़ हैं। ये सुनकर मैं बाथरूम में गई, वहाँ जाकर चेंज करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे आ गए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे ही नाप के हों, वरना अक्सर मुझे इस तरह के कपड़े कभी मेरे नाप के नहीं मिलते। वो औरत मुझे कपड़े पहना कर एक कमरे में ले गई और मुझे कहने लगी कि ये तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमको सामने उस शीशे को देखना है, हिलना डुलना नहीं है। मैं उस औरत के कहने के मुताबिक उस शीशे की तरफ देखने लगी। मेरे सामने शीशा रखा हुआ था। यहाँ मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में ला चुकी हूँ, इससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम घर चली जाओ, और फिर मुझसे 3 हफ्तों के बाद मिलना। जो दवा मैं तुम्हें दी थी वह तुम पर असर कर रही हैं, उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारी सेहत अब पहले से काफ़ी अच्छी और तुम्हारी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ गई है। मैंने तुम्हारी हाइट नाप लिया है। वह औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई थी। हाइट नापने वाली जैसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उनको देख देख कर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि ना जाने क्या बात है जो भाभी इतनी परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। वह बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या क्या कहा था? वो मुझे बहुत फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया, लेकिन भाभी उन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। तुम वाकई में लंबी लग रही हो। अब भाभी ने भी खुश होकर मुझे कहा था। मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर मैं लंबी लग रही होंगी, लेकिन मुझे तो अपना आप पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और सूखी हुई लगने लगा था। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे लंबे लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगी। जब भाभी ने ये कहा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे हाइट के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वह लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन पूरा घर हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, मगर वह सब लोग तो जैसे मुझे पहले से ही जानते थे। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर वो उस लड़की को कुछ दिखाने लगी। बोली, ये
तो वही है, इसकी हाइट तो देखो। नहीं नहीं, ये तो बॉनी है भाई। पहले ही हमारे ख़ानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है। चलो यहाँ से उन लोगों ने तो आमने सामने मेरे मुंह पर ये कह दिया कि मैं बॉनी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करना करते। मेरा दिल बहुत टूटा मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता उन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम इस बात की फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस तुम परेशान मत हो। मेरा भाई भी तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगे। मैंने खुदा का शुक्रिया किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख रख दी। मैं खुश बहुत थी। आखिर भाभी का प्लान काम कर गया, लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा के बाद वो दवा यूज़ मत करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी जैसी हालत होती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी तो मैंने वो दवा यूज़ करनी छोड़ दी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा शौहर नवाज़ मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। वह बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। नवाज की हाइट मेरे जितनी ही थी, मुझसे 1-2 इंच ही बड़ी होगी। कुछ देर तक तो मुझे हैरत हुई, फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि इससे पहले तो मुझे लोग देखते ही मुझ पर हंसने लगते थे। मेरा और नवाज का दुख एक जैसा ही था। हम दोनों की हाइट कम थी। खैर, मैंने नवाज को दिल से अपना लिया था, लेकिन नवाज ने फिर अचानक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई और नवाज से नफरत हो गई। उसने कहा, अपनी बहन का घर बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, वरना मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी न करता। शायद ये सोच करके कि तुम्हारी हाइट बहुत कम है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती आज देखी है। मैंने बेचैनी और गुस्से से पूछा, क्यों? बहन का घर बचाने के लिए क्यों? तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगी मुझसे। मैंने नवाज के मुंह से ये बात बड़ी मुश्किलों से निकलवाई और ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारी हाइट का इलाज नहीं करवा रही थी, वो दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। वो तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलवाती थी जिनको अपनी ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही पतली दुबली बौनी लड़की की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी तो तुमको कोई बहाना करके लाए। कुछ दिनों तक तो वो सिलसिला चलता रहा। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी अखबार में भी छप गई थी। उस अखबार में उन लोगों ने अपनी दवा का प्रचार करते हुए लिखा था, बौनी लड़की की हाइट बढ़ गई सिर्फ 2 महीने में। लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई, क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसमें तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। नवाज ये कहकर तो खामोश हो गया। मेरे दिमाग में आंधी तूफान की तरह पिछली गुजरी कहानी चलने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक अच्छे घराने से थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर दी थी। उन्होंने अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया था ताकि मैं समाज में बदनाम ना हो जाऊं। नवाज अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे मैं काफ़ी सेहतमंद हो गई। अब देखने में भी अच्छी लगती हूँ। अब मैं भी उन्हें कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नवाज ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती।
उम्मीद है ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। ठुकरा दी मैंने ज़िल्लत भरी खुशियाँ, इज़्ज़त से अगर गम मिले तो वही कबूल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।